15 ऐसी कॉमन आंसर राइटिंग मिस्टेक जो कि 90% एस्पिरेंट्स करते हैं। अगर आप भी ये कर रहे हो तो आप कभी भी एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे। तो चलिए जानते हैं उन 15 मिस्टेक्स को। सबसे पहले तो जो मिस्टेक्स है वो है कि भाई राइटिंग मतलब वो चीज़ लिखना जो कि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। हम लोग अपने नॉलेज जो है बार बार लिखते रहते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है कि क्वेश्चन को ना अच्छे से रीड करिए और उसके डायरेक्टिव्स को समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या आस्क कर रहा है। तो उसके सब पार्ट को समझेंगे, देन उसको एड्रेस करिए। इसके बाद राइटिंग एक्सटेंसिवली अबाउट योर नो। क्या आपको पता है ना, जो जो आपको पता है ना वो पूरी इंफॉर्मेशन भर देते हो। हम लोग ना बैलेंस नहीं कर पाते हैं कि आखिर उसने जो कौन कौन से पार्ट में क्या क्या पूछा हुआ है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें किसी पार्ट में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड पूछा है, देन चैलेंजेस पूछ लेता है, क्या सजेशन पूछ लेता है। तो हमको सबसे पता चलता है कि चैलेंजेस सजेशन वाला पार्ट है उसमें ज़्यादा डिमांड कर रहा है, जो अंडरस्टैंड वाला पार्ट है वो कम डिमांड कर रहा है, तो उसको उतना डिवाइड देना है। तो ये वाला इशू होता है मैनी टाइम। और मैनी टाइम बहुत सारे लोगों को ये भी इशू होता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत होती है लेकिन हमारे पास 10 नंबर के लिए 2 पेज मिलते हैं और जो है 15 मार्क्स के लिए 3 पेज मिलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो स्पेस मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। वो स्पेस मैनेजमेंट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि इनफ प्रैक्टिस नहीं होती है। जब आप इनफ प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप जो है आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स डालने हैं, कितने प्रायोरिटाइज करना है उन पॉइंट्स को। देन क्या, यूजिंग आउटडेटेड नॉलेज विदाउट करेंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि आप देखो वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हो। आप जैसे मान लो कि आज आप अभी देख रहे हो, अभी 2024 में हो, तो 2024 में कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। अभी जो पेपर होगा मेंस में सॉल्व कर रहे हो, उसमें रिपोर्ट बता रहे हो 2020 की, जबकि वो रिपोर्ट कब की अपडेट हो चुकी है। तो आपको पुराना डाटा क्यों देना जब वो अपडेट हो चुकी है। यूपीएससी तो यही चाहता है ना कि आप लोग करंट की जो चीज़ें हैं उसको भी जान लो। तो करंट का डाटा डालो ना, क्यों पुराना डालना है, क्यों रिपोर्ट का नाम पुरानी रिपोर्ट कोट करनी है। डाटा तो चेंज हो गए ना, तो ये चीज़ भी नहीं करना है। आउटडेटेड बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है ना और डाटा फैक्ट है वो हम लोग को यूज़ नहीं करना है। तो क्या करना है, अपने नोट्स को अपडेट करते रहो, करंट अफेयर से अपडेट रहो, ठीक है। इसके बाद साइटिंग इनकरेक्ट सोर्स और इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन। भाई क्वेश्चन में जो चीज़ रिलेवेंट नहीं है वो क्यों लिख रहे हो आप, ठीक है। तो अपने सोर्सेज को जो है इंश्योर करना है जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो एक्यूरेट है या नहीं, ठीक है। और रिलायबल नोट्स, जो अच्छे रिलायबल नोट्स है ना उसी को ही रेफर करना है। यूजिंग कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल लैंग्वेज एक्सेसिवली। अब क्या होता है ना, बहुत सारे लोग अभी ना एक दौड़ लगी हुई है कीवर्ड की तरफ कि यार कीवर्ड्स अच्छे अच्छे मिल जाएं, कीवर्ड अच्छे अच्छे मिल जाएं। भाई इतने सारे बम्बार्डिंग कर दोगे कीवर्ड्स की तो आप जो सिंपल एक आंसर है ना आपका, वो सिंपल आंसर नहीं लिख पाओगे। एकदम ओवर एक्सेसिव नहीं होना है, सिंपल चीज़ों को सिंपल करना है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग जो है ना मतलब क्वालिटी एनरिच करने के लिए कितने बड़े बड़े प्रोग्राम ले रहे हो कि कीवर्ड्स मिल जाएं, कुछ कीवर्ड्स ऐसे कर दोगे तो एकदम बहुत चाल आ जाएगा। भाई जो लोग वो कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना वो लोग भी निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है, और टॉप भी कर रहे हैं। तो ये कीवर्ड की ना एकदम वो फॉर्मो में मत पढ़ो कि हम लोग ये कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे क्वालिटी एनरिच हो जाएगी और वो हो जाएगी। इतना ज़्यादा नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंपल चीज़ों को ना, अपने बेसिक को ना थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग बना के रखो। एग्जामिनर को ना समझ में आना चाहिए। एग्जामिनर को अगर समझ में आ गया ना आपका आंसर, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लिया तो मान लो उसको भारी भारी कीवर्ड लिख लिए, उसका अगर इरिटेटेड माइंड से वो बैठा हुआ हो तो उसको समझ में नहीं आया तो फिर तो वो आपको पनिश भी कर सकता है ना। चीज़ें समझ में आना चाहिए, मैटर ये करता है। कीवर्ड की बम्बार्डिंग नहीं मत करो, कीवर्ड यूज़ करो, कुछ अच्छे कीवर्ड यूज़ करो जो कि उस चीज़ को, उस रेलेवेंट पॉइंट को ना डिफाइन कर सकते हैं। एक बार क्या करोगे, सिंपल चीज़ों को ना आप करने लग जाओगे ना, देन अपने आप यूनिक चीज़ आती रहेगी। आपकी सिंपल में भी जो है यूनिक आ जाएगा। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में जब आखिरी के ओवर थे तो जब बॉलर्स के ऊपर प्रेशर आ रहा था ना, तो बॉलर का क्या माइंडसेट रहता है उसमें, आप देखना उनका इंटरव्यू सुनना, बुमराह का और हार्दिक पांड्या का। उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि उस मोमेंट पे हम लोग को बस ये ध्यान रखना था कि चीज़ें ना सिंपल रखना है, कुछ यूनिक नहीं रखना है। हमने हमने हमारे बेसिक को याद रखा, बेसिक को ध्यान रखा, देन बॉलिंग करी, देन उनको पे ऑफ हुआ फाइनल एग्ज़ाम में। फाइनल वो वर्ल्ड कप फाइनल एग्ज़ाम ही तो था उनका। तो समझ रहे हो, सिंपल चीज़ को सिंपल तरीके से करो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग सिंपल चीज़ को भूल जाते हैं, बेसिक्स भूल जाते हैं। तो बेसिक चीज़ को हम लोग को अच्छे से लिखना है, अच्छे से लिखना है, बस ये चीज़ ध्यान रखो। प्रोवाइडिंग टू लिटिल और टू मच इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है कि या तो इतना कम इन्फॉर्मेशन देते हैं या तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इतना ज़्यादा नहीं, बैलेंस करके चलना है दोनों के बीच में, ठीक है। इसके बाद जो है
नॉट एडिंग सफिशिएंट वैल्यू टू योर आंसर, वैल्यू एडिशन नहीं करते हो। वैल्यू एडिशन के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हो, वैल्यू एडिशन के लिए आप जो है रिपोर्ट को कोट कर सकते हो, सेकेंड ARC की रिफॉर्म की रिपोर्ट को कोट कर सकते हो, किसी मिनिस्ट्री का डाटा है उसको कोट कर सकते हो, सेंसस को यूज़ कर सकते हो, इकोनॉमिक सर्वे का डाटा यूज़ कर सकते हो। आप कोई रिपोर्ट अगर लॉन्च हुई है, रिपोर्ट में कोई डाटा बताया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कोई चीज़ बताई है, SDG को इंडेक्स कोट कर सकते हो, कोई कमेटी ने अगर कोई रिकमेंडेशन दी है तो उसको कोट कर सकते हो, किसी का अगर कोटेशन आया हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उसका कोटेशन को कोट कर सकते हो, किसी अगर पर्सनालिटी अगर किसी थिंकर्स ने अगर कुछ चीज़ के बारे में बताया तो उसको कोट कर सकते हो। ये मैं इतनी सारी चीज़ बता रहा हूँ ना, ये हवा में नहीं है, मैं भले एक फ्लो में बता दे रहा हूँ, बट ये एक छोटी छोटी बात ना आपके आंसर्स में ना एकदम अलग तरीके से वैल्यू एडिट कर देंगी। यही क्वालिटी एनरिच होता है, कुछ अलग नहीं होता है क्वालिटी एनरिचमेंट, समझ रहे हो। उसमें डाटा डालो, उसमें फैक्ट डालो, उसको अंडरलाइन करो, प्रॉपर बॉक्स में बनाओ। मैं शाम को जो आंसर राइटिंग करवाता हूँ ना, ये सारी चीज़ आपको बताता हूँ। उसमें शाम की जो आंसर राइटिंग चलती है, लाइव आंसर राइटिंग चलती है हमारी, तो उसको मैं उसमें मैं यही चीज़ बताता हूँ आप लोग को कि करो भाई, साथ में ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करो, अपना स्ट्रक्चर करो, प्रेजेंटेशन पे वर्क करो, मैप बनाओ, उसमें डायग्राम होना चाहिए, फ्लो चार्ट्स होना चाहिए, आपके फ्लो चार्ट्स होंगे। जरूरी नहीं कि सब में बैलेंस बना के चलो, देखो बैलेंस मध्यम मार्ग हर जगह फॉलो होगा, समझे हो। देन कई बार ना इंट्रोडक्शन कंक्लूजन इतना बेकार होता है ना, घटिया होता है, वहीं पे आप लोग ना आधी बैटल तो हार जाते हो। क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन अगर अच्छा होगा तो एग्जामिनर का आपके क्वेश्चन पढ़ने पर मन लगेगा। अगर फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन जैसा होता है ना, कि अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं हुआ तो फिर वो आगे तक वो जो है वैसे ही ले आता है। जैसे बोला जाता है ना कि जो आपके आंसर्स हैं वो स्टार्टिंग के आंसर अच्छे होने चाहिए, भले बीच में थोड़ा गड़बड़ भी हो ना। तो होता क्या है कि मैं एक टॉपर्स का सुन भी रहा था, ये मेरे सीनियर जो है, मैं अभी उनसे बात किया था, तो उन लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के जो है ना 3-4 आंसर बहुत अच्छे से लिख देते हैं, ताकि क्या होता है कि एग्जामिनर का एक फ्लो आ जाए। फिर बीच में क्या होता है कि एक बार उसको पता चल जाता है ना, एक इमेज बन जाती है अच्छी कि यार इसके आंसर तो अच्छे हैं, तो फिर ना वो फर्स्ट के 3 जो आंसर है ना उसी के माइंडसेट से वो बाकी के आंसर भी चेक करता है। देन क्या होता है कि फिर देन उसका माइंडसेट चेंज होता है आखिरी के कुछ क्वेश्चन पे। तो उन लोग क्या करते थे, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी हैक्स हैं। उन लोग क्या करते थे, पहले के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और ना पहले के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद डायरेक्ट मूव ऑन करते थे लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो इससे क्या हुआ, पहले क्वेश्चन अच्छा लगा, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो अच्छा हो गया, है ना, अच्छा इंप्रेशन बन गया। अब लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी अच्छा इंप्रेशन बन गया, तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पर भी अच्छे मार्क्स मिल गए, वहाँ पर भी अच्छे मार्क्स मिल गए। बीच में थोड़े बहुत गड़बड़ भी चलेगा ना, मतलब आपको कोई मान लो कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता रही है, कोई टॉपिक के बारे में नहीं पता है, तो भी ना वो माफ़ कर देगा, वो उस चीज़ को, वो माफ़ी के लायक हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ते हैं आंसर्स में। देन क्लटर्ड आंसर होते हैं विदाउट क्लियर ट्रांजिशन, उसमें ना आप ट्रांजिशन नहीं करते हो, क्लटर्ड आंसर होते हो। जैसे पॉइंट्स लिखते गए, देन जो सेकंड सब हेडिंग आप स्टार्ट करते हो, सेकंड सब हेडिंग के बीच में ना जो एक कनेक्टिंग लिंक नहीं बताते हो कि यार एक कनेक्टिंग लिंक होना चाहिए, कि आखिर हम लोग के ये चैलेंजेस हैं, देयर आर मेनी चैलेंजेस बट देयर इज ऑल्सो नीड टू आ सम सॉल्यूशन। तो ये कनेक्टिंग लिंक हो गई, एक कनेक्टिंग लिंक बनाओ ताकि एक फ्लो आए, ऊपर से जाके फ्लो होना चाहिए उसमें। भले पॉइंट्स में लिखो, लेकिन पॉइंट्स में भी आप ना जब चेंज कर रहे हो एक सब हेडिंग से दूसरा हेडिंग में, तो एक फ्लो होना चाहिए। ऐसे में भी तो आपका ये फ्लो ही मैटर करता है ना, वट इट। देन इरिलेवेंट यूज ऑफ डायग्राम और चार्ट्स, मतलब कि आपको वहाँ पर हर जगह थोड़ी ना डायग्राम और चार्ट पुट करना है भाई, जहाँ पर पूछा हुआ है वहीं पे पुट करो ना। बहुत सारे लोगों के माइंडसेट में ये बन गया है कि भाई हर क्वेश्चन में जो है आपके वो आना चाहिए, डायग्राम आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मिथ है, ये मिथ है, ठीक है। रेलेवेंट चीज़ में ही आपको पुट करना है। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन अनफेमिलियर क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के साथ आप फेमिलियर नहीं हो, क्यों उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। जिसमें के साथ फेमिलियर हो सबसे पहले उसको अटेम्प्ट कर लो, उसमें आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए, पहले उसको अटेम्प्ट करने के बाद फिर अनफेमिलियर क्वेश्चन पर आओ। इस तरीके से आप कर सकते हो, ओके। देन मिक्सिंग स्ट्रेटजी फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, कहीं यहाँ से सोर्सेज उठा लिया, कहीं यहाँ से सोच लिया कि कहीं इसकी स्ट्रेटजी उठा ली, कहीं उसकी स्ट्रेटजी उठा ली, कहीं उसकी स्ट्रेटजी उठा ली। आप खुद जो है क्लियरिटी ला नहीं पाते हो, देन फोमो में चले जाते हो। फोमो के कारण खुद जो चीज़ ऑलरेडी आपको पता होती है उसको आप नेगलेक्ट करते हो, और आप अपने एक्सपीरियंस को नेगलेक्ट करते हो मेनी टाइम। यार खुद का एक्सपीरियंस आपने भी तो 2-3 अटेम्प्ट दिए हैं, जो मैं 2-3 अटेम्प्ट वालों को बता दूँगा। आपका खुद की कुछ वैल्यू है, सामने वाला जो निकाला हुआ है ना, बस रैंक, उसकी रैंक आ गई है, आपकी रैंक नहीं आई है, बस इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। और सबसे पहले सभी लोग लिखिए कि आई विल क्लियर UPSC, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो देखो ये चीज़ गलती करते हो आप लोग, अपने एक्सपीरियंस को, अपने एटीट्यूड को, अपनी वैल्यूज़ को ना अपने आप पे सेल्फ डाउट करके ना उसको डिग्रेडेट मत करिए।
खुद का भी एक्सपीरियंस है, खुद की भी कुछ वैल्यू है, इतना तो अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि यार 3 साल हो गए हम लोग को पढ़ते हुए, 2 साल हो गए पढ़ते हुए, या 1 साल हुआ है पढ़ते हुए, कौन सी चीज़ गलत है कौन सी गलत नहीं है ना। थोड़ा सा सोचो उस चीज़ के बारे में। कई बार ना किसी को ब्लाइंडली आंख बंद करके फॉलो मत करो कि यार इसने इतना अटैम्प्ट दिए थे, इतना इंटरव्यू दिया, इसने ऐसा करा होगा। भाई बस इतना फ़र्क है कि वो सिलेक्ट है, आप सिलेक्ट नहीं हो, बस इतना ही ज़्यादा फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, रैंक का फ़र्क होता है। तो आंख बंद करके किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, अपना लॉजिक भी लगाना है, इंटेलेक्चुअल भी लगाना है, देखना है उसको, उसके कंटेंट से जज करना है। अगर ये चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड दे रहा है तो बस आपको करना है वही चीज़, है ना। आपके पास भी वही सोर्स है और जो पढ़ाने वाला है उसके पास भी वही सोर्स है, उसके पास भी वही टॉपर्स की कॉपी है, उसके पास भी वही सिलेबस है, उसके पास भी वही PYQ, आपके पास भी वही चीज़ है। बस समझने की देरी है, उसको कैसे इंटेलिजेंटली यूज़ करना है वो चीज़ है। देन 13 क्या है, सेटिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फॉर अ टाइम एंड कंटेंट। इसका क्या है कि प्रैक्टिस, हम क्या सोचते हैं ना, हम लोग डेली जो है एक एक आंसर लिखते हैं, दो दो आंसर लिखते हैं, हम लोग ना ऐसी एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी लिख लेंगे, एक बार आने तो दो, मौका मिलने तो दो, पहले से प्रैक्टिस करते नहीं है। तो प्रैक्टिस करना है विद इन द टाइम। मैं करवाता हूँ शाम को 7 मिनट का पे क्वेश्चन होता है, उसको 5 मिनट में करवाता हूँ, ताकि प्रेशर में करो। आओ शाम को, आप लोग पता चल जाएगा आप लोग को कि कैसे आंसर राइटिंग करते हैं। मैं बिल्कुल टाइम बाउंड मिनट में करवाता हूँ, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता उन लोगों से। भले अभी प्रॉब्लम हो रही है, अभी अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, देखो आप धीरे धीरे कैसे प्रैक्टिस होती है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नॉट अडेयरिंग टू वर्ड लिमिट। मतलब वर्ड लिमिट आप देखते ही नहीं हो कि वर्ड लिमिट कितना पूछ रहा है। आपका 150 वर्ड पूछ रहा है तो 150 वर्ड भरो ना, लिखो ना उसमें, ठीक है। देन एम्यूलेटिंग टॉप परफॉर्मेंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर बेस्ट। इसमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कंटेक्स्ट को कि क्या पूछा हुआ है। तो हम लोग को टॉपर्स की कॉपी से टॉपर्स की कॉपी नहीं देखते आप लोग, टॉपर्स की कॉपी देखिए। टॉपर्स की कॉपी देखिए कि कैसे उन लोगों ने स्ट्रक्चर किया है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखा है, आखिर पॉइंट्स को जो है कैसे बैलेंस किया है, आखिर पॉइंट्स को कैसे जो है पूरा पेज भरते हैं। आप लोग पेज भरते हो, पेज भरते हो तो देखो कि पेज भरते टाइम दोनों पेज भर रहे हैं तो उसको कैसे बैलेंस किया है, पॉइंट्स को, क्वेश्चन की डिमांड को पूरा हिट किया है, और प्रेजेंटेशन कैसे करें। टॉपर्स की कॉपी देखो, टॉपर्स की कॉपी इसी यहीं पे तो काम आती हैं। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ और मैंने आप लोगों को में कॉमन देखी है कि आप सेल्फ एवेल्यूशन नहीं करते हो। यार करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो। आपके पास टॉपर्स की कॉपी है, टॉपर्स की कॉपी उठाओ कि देखो इन्होंने ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर लिखा है, फिर अपने आंसर को मिला के देखो, यार मैं तो ऐसा लिख रही हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। और मैं तो बोलूँगा कि कुछ नहीं, टॉपर्स के जो आंसर लिखे हुए हैं ना, क्वेश्चन उठाओ, सेम आंसर आप भी लिखो, फिर मिला के देखो कि टॉपर्स और आप में क्या फ़र्क मिल रहा है। अरे कॉपी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, कॉपी करने में भी कोई बुराई नहीं है। आंसर कॉपी मार लो, पैटर्न कॉपी मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, एक टॉपर की मारोगे, दूसरे टॉपर की मारोगे, तीसरे टॉपर की मारोगे कॉपी, तो आप उसके बाद क्या पहुँच जाओगे, आपकी खुद की एक यूनिक चीज़ डेवलप हो जाएगी। आपने सुना होगा अनु मलिक एक सिंगर है, मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। अनु मलिक एक सिंगर है। वो क्या करते हैं पता है, नया सॉन्ग बनाने के लिए उनको आप टाइम दो, 10 मिनट के अंदर वो नया सॉन्ग बना देंगे, नया कंपोजिशन बना देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है पॉसिबल, बताओ। कोई भी पर्सन जिसको एक गाने में कई बार सालों लग जाते हैं एक होने में, वो बंदा 10 मिनट में कैसे बना लेता है। ऐसी स्किल कैसे है उनके पास, बताओ, सोचिए देखो। कुछ तो ऐसा होता होगा ना अनु मलिक के पास कि वो 10 मिनट में नया कंपोजिशन बना देता है। पता है क्या करते हैं, उन्होंने अपना राज बताया था। वो क्या करते हैं, फॉरेन में जितने भी अलग अलग सिंगर है ना, या छोटे मोटे भी अलग अलग सिंगर हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट सिंगर्स को जो है ना पहले सुनते हैं 10 मिनट के अंदर, ठीक है। 2-2 मिनट का गाना सुन लिया, 2 मिनट उसका गाना सुन लिया, 2 मिनट गाना उसका सुन लिया। सुनने के बाद क्या होता है, कुछ कंपोजिशन का पार्ट इससे उठाते हैं, कुछ कंपोजिशन का पार्ट उससे उठाते हैं, कुछ कंपोजिशन का पार्ट इससे उठाते हैं, देन उसको मिक्स करके एक नया गाना बना देते हैं। ये हो जाता है नया कंपोजिशन। तो देखो, कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, टॉपर्स की कॉपी करो, उनके आंसर्स उठाओ, उनके फैक्ट्स उठाओ, उनके डाटा उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं है। उनका पैटर्न उठा लो, वो तो उन्होंने तो खुद पब्लिश किया है ना ये सारी चीज़, उनके डॉक्यूमेंट, क्या बुराई है यार। देख देख के एक काम करो, आप आंसर ना उनके देख देख के लिखने की कोशिश करो, प्रेजेंटेशन भी उनके देख देख के लिखने की प्रैक्टिस करो। मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस अगर रेगुलर आप लोगों ने कर ली ना, उसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपको ऐसा लग रहा है ना, आप अपने आप में टॉपर फील करने लगोगे कि यार मैं तो ऐसे ही आंसर लिख रहा हूँ। वो होता है ना, जिसको आप फॉलो करने लगते हो, आप धीरे धीरे उसी के जैसे बन जाते हो, आप धीरे धीरे वैसे ही हो जाते हो। फॉलो करो ना, कॉपीज़ को फॉलो करो। मैं उनकी बातों को नहीं बोल रहा हूँ, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके जो लेक्चर वगैरह देते हैं, वो कई बार वो ट्रू नहीं होते हैं, आपको सबको पता है, मैं बहुत ज़्यादा उस पर नहीं बोलूँगा। तो समझ रहे हो ना आप लोग क्या चीज़ करनी है, किस तरीके से करनी है। तो ये 15 मिस्टेक आपको भूल कभी नहीं करना है, ये गलती मत करो।
अच्छे से करो। PYQ एक मिस्टेक सबसे ज़्यादा करते हैं कि PYQ को नहीं देखते हैं, जो कॉमन आंसर राइटिंग जो नॉर्मल जो है ना, इधर उधर टेस्ट सीरीज़ के पीछे भागते रहते हैं कि इसकी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, उसकी टेस्ट सीरीज़ अच्छी। किसी की टेस्ट सीरीज़ अच्छी नहीं हो ना, किसी की बुरी है, समझ रहे हो। PYQ सबसे बेस्ट है, PYQ में सबसे मस्त है। PYQ को कर लो, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ आपका काट रही है और कौन सी टेस्ट सीरीज़ जो है आपके लिए अच्छी है। ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोग को। PYQ करिए, PYQ मैं करवाता हूँ। मैंने इसलिए पहले PYQ लिया है, मैंने ये प्रीलिम्स में भी PYQ करवाए थे आप लोग को, मेंस में भी PYQ करवा रहा हूँ। और इंटरनल सिक्योरिटी की सीरीज़ हमारी चल रही है, जल्द से जल्द मैं उसकी पेड जो है पेड लेक्चर नहीं, लेक्चर तो फ्री रहेंगे, उसकी PDF उसकी नोट्स बना रहा हूँ जो कि हाईली रिलेटेड है, एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपको वो जल्दी मिल जाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।